नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक फिल्म इंडस्ट्रीज की कंपनी को। बड़ी नाम कमाती है, अलग-अलग मूवीज आती है इस कंपनी को लेकर के और इस पे हम थोड़ा-सा डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है और नाम हम लोग जानते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स नाम है कंपनी का और इनकी कई सारी फ़िल्में मार्केट में आती रहती है और फिलहाल भी बात करें, एक कॉन्ट्राडिक्शंस वाली बात निकल के वो क्या निकल के आती है, वो भी हम सामने लेते हैं और रिसेंटली की बात करते हैं, जो कंपनी ने फिलहाल अपडेट दिया था, उसके तरफ हम चलते हैं। अभी 26 तारीख की बात है, ज जब कंपनी ने अपडेट दिया था कि हमारी एक मूवीज़ थी, उन्होंने कहा कि शूट हो गया। जो कहती है जो कंपनी कहती है कि हमारे पास क्या इश्यू था, कहती है जो रिसेंटली द साबरमती रिपोर्ट्स बाय द बालाजी टेलीफ़िल्म्स जो कि इन्वॉल्व था, उसमें कामकाज कर रही थी। उसको लेकर के इनमें क्या तली चली है, स्टोरी लाइनिंग इन द इंडियन सिनेमा में इनका कुछ हिसाब-किताब में ऐसा देखने को मिलती है, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस की बात निकल के आई थी। और ये कहते हैं क्रिटिकल्स डिबेट्स हो गया इसको लेकर के और मार्केट में हमारी शायद थोड़ी-सी बदनामी हो जाएगी इस सब चीज़ों को लेकर क्योंकि यहाँ कहती है सिंपल शब्दों में जो रिलीज़ ऑफ इम्पैक्टफुल फ़िल्म जिसको इम्पैक्टफुल नाम दिया गया, द साबरमती रिपोर्ट एक मूवी आने वाली थी, उसमें कुछ इम्पैक्ट को लेकर के दर्ज करती है और वो क्या दर्ज करती है, वो उसको लेकर कहती है कि इसमें हुआ क्या? वो कहते हैं द सीरीज ऑफ द स्पेशल स्क्रीनिंग्स अटेंडिंग बाय द जो कि एक सच द यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड द बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर underscored the film's risk, जो कि renounced with the political stakeholder. Additionally, the film has ignited a renewed sense of the patriotism cinematics in the itself the must was in the every Indian को लेकर के उन्होंने बात कही थी। इसके अलावा कुछ और बात कहें तो इसमें कहती है सिचुएशन ऑन द ट्रंक एंड द क्लाउड्स इन द ऑडियंस को लेकर के ऐसा कुछ बात उन्होंने रखी थी, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी यहाँ पे, उसको लेकर के हमने थोड़ा-सा पॉइंट लेने की कोशिश किया है। डीपली में आप जाकर के इसको स्टडी कर पाएँगे। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है जो कि बड़ी नाम कमा चुकी है बालाजी टेलीफ़िल्म, इससे पहले शायद हमने पहले भी स्टडी किया था। एक बार पहले की बात है। अब हम इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन और करंट मार्केट की सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप इसके चार्ट लेवल को देखेंगे, तो यहाँ पे मार्केट में एक जवानी थी जब स्टॉक में पिछले 1 ही साल की बात करूँ, तो यहाँ पे भर-भर के लोगों ने खरीदा था और जब भर-भर के खरीदा था, तो भर-भर के बेचा भी। फिर कोई खरीदने वाले भी आ गए और आज के मार्केट ट्रेंड्स में क्या कहती है, इसको कह सकते हैं प्राइस क्रॉसओवर। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं ब्रेकआउट वाली स्टॉक है, जो कि पिछले रिकॉर्ड को शायद तोड़ने की अंदाज़ा से चल रही है और निवेशकों का जो इंटरेस्ट है, वो भी लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट माने, तो कंपनी में 37,000 के आसपास निवेशक हैं। कंपनी में प्रमोटर के अलावा एफआई की भूमिका करीब 18% के आसपास की बात कहती है और पब्लिक 47% होल्डिंग के साथ बनी हुई है और ये डेटाबेस कहती है। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बुक वैल्यू कहता है 43 का, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है, लेकिन करंट मार्केट की सिचुएशन प्राइस 71 तक पहुंच, जबकि हायर टू हायर से आज भी करीब कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा डिस्काउंट रेट में मिलती है, अर्थात गिर चुका है। निवेशकों का इंटरेस्ट को जाने तो भाई गजब का इंटरेस्ट है। लास्ट 12 महीने की क्वालिटी क्या है पता है? जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की बड़ी कंपनियाँ हैं, उनकी क्वालिटी है 23 पैसे कमाती है। और जब सुनने में आती है कि अच्छा कोई सिनेमा शायद 1000 करोड़ कमा लेती है, 400 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ तो 2 दिन में कमा लेती है। तो आखिर इनका मार्केट कैप 723 करोड़, 22-23 करोड़ का आंकड़ा क्या दे दिखाती है? दूसरी तरफ नंबर ऑफ शेयर कितने थी? 10 करोड़ 20 लाख की बात कहती है और इसके हिसाब से क्या होती है? मार्केट 721 करोड़ का 22 करोड़ के आंकड़ा दिखाती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा 4% से 8% दर्ज करती है और प्रमोटर होल्डिंग का बात करें तो कंट्रोल है कंपनी में प्रमोटर का लेकर के, वो केवल 34% की बात की। जहां डेट टू इक्विटी 0.08 की बात कहते हैं और करंट रेशियो का नंबर 2.35 कहता है। और जो सिनेमा बनाने वाली प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं, जो बड़ी-बड़ी मूवीज़ लॉन्च कर चुकी है, दे चुकी है मार्केट में और कई सारे पैसे कमा चुकी है,
जहाँ पे चंद्रकांता की बात करें, कुछ सीरियल आती थी, कुंडली विभाग के सीरियल आती है। इसके अलावा देखा जाए तो व्यान की बात कहती हैं, फ्रेडीज की रिसेंटली की बात करें। इसके अलावा ढेर सारे इनके पास और भी प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, हीरोज़ की बात करती है। अलग-अलग मूवीज़ के नाम हमने एक लिस्ट आउट के थ्रू निकाला कि आखिर इसमें कितनी बड़ी-बड़ी मूवीज़ इन्होंने बना के मार्केट में दे चुकी है। और यहाँ पे रागिनी एमएमएस 2 की बात, द टेस्ट केस की बात करें, सब चीज़ें इन पे कामकाज रहा है इन कंपनी का। यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट आउट निकल के आती है इसको लेकर के। हम इसको जानने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमारे सामने समझ में आती है कि इनके पास कुछ इम्प्लीमे वो हो जाती है, इनको लेकर के इम्पैक्ट डालती है कुछ, जो कि रिसेंटली इसका कुछ मूवी आने वाला है। अब आते हैं इसको समझने को लेकर। आखिर इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट जो है वो 543x कहता है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर से। तभी तो मार्केट की प्राइस 71 रुपये पे है, क्योंकि 23 पैसे कमाती है, जो कि 2 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर है। डिविडेंड अभी तक कुछ दिया नहीं है, तो क्या इसको लेकर के हम एक कंक्लूसिव डेटा की तरफ चलेंगे? जो क्या इनका नेट इनकम मार्जिन क्या कहती है कंपनी को लेकर के, डेटर्स का रेशियो क्या कहता है, और रिस्क कंपनी कितने बना के चल रही है अपनी बिजनेस को लेकर के, जो कि एक हमेशा क्या होती है, मार्केट की पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा बात करूं तो आईपीओ होता है, हमेशा एक न्यू आईपीओ, एक न्यू सिनेमा या न्यू वेब सीरीज की बात करें या कुछ सीरीज की बात करें, कोई जब आती है तो मार्केट में पसंद आएगी तो चलेगी, नहीं पसंद आएगी तो नहीं चलेगी, वो फ्लॉप कर जाएगी। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे इसको अगले रफ्तार, पेज बाय पेज, तो आइए जानने की कोशिश। अब इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे सामने निकल के आती है स्टैंडअलोन डेटाबेस जो है, उसमें इनका नेटवर्थ की पोजीशन काफी हाई है। नेटवर्थ के बेसिस पे जो रेवेन्यू का सोर्स था वो उतना नहीं था, उसमें अप डाउन काफी ज्यादा देखने को मिला है पिछले पीरियड से, खास करके 20 में, जब कोविड से पहले की सिचुएशन थी, अच्छी खासी कमाई होती थी। कोविड के बाद तो माहौल ही चेंज हो गया थिएटर्स वाली सिचुएशन को। जबकि स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे एक अलग बात करें, जबकि कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें तो कंसोलिडेटेड डेटाबेस में जहां तक इनका रिवेन्यू का सवाल है, उसमें भी आज भी रिवेन्यू पार्ट पिछले पीरियड से क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज करती हुई नजर आती है, जो कि परसेंटेज आप थोड़ा सा देखने को मिल सकते। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की डेटा की बात हम कर रहे हैं। इसको यदि परसेंटेज और क्वार्टरली डेटाबेस की बात करें तो सामने दिखती है कि यहाँ पे क्वार्टरली डेटाबेस में इसमें डिक्लाइन दिखती है। क्यों? 23 में जितना कमाई किया था, सेल्स किया था, उतना नहीं किया इस पीरियड में आकर। जबकि जब हमने इस परसेंटेज को देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को लेकर के, तो यहाँ पे दिखती है इसमें तो ग्रोथ लगातार 2021 के बाद लगातार ग्रो हुई है, और इसमें इसके हिसाब से कंपेयर करते हैं तो कहते हैं 5-6% का ग्रो बन जाती है वाई वाई बेसिस पे। लेकिन ओवरऑल यदि पिछले पीरियड से डेटा को कंपेयर करके देखेंगे तो शायद आज भी यहाँ पे क्या कहती है, थोड़ी सी परसेंटेज होगी 5-6% के आसपास की दर्ज करती नजर आएगी। यदि हम नंबर बात कर रहे हैं नंबर को लेकर के, तो नंबर को लेकर के हमने इनको देखा, समझने की कोशिश किया, जहाँ पे ओवरऑल हमने यहाँ पे प्रॉफिटिविटीज को देखें तो वो कहती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो थी, लगातार सस्टेन कर पाई है पिछले कुछ पीरियड में। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास ठीक ठाक कहती है, जो कि फिलहाल एडजस्टेबल नहीं है, कई बार कुछ पीरियड में एडजस्टेबल बन भी जाती है। कहाँ से? इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर के। लेकिन ओवरऑल कंपनी में क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग कर रही है 4 करोड़ के आसपास की इस पीरियड में आकर। ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि कंपनी का टर्नओवर करीब 567 करोड़ तक क्रिएट करती है, जो कि लगातार पिछले कुछ पीरियड के बाद हायर टू हायर पे पिक करी जाकर 2024 जो था कहते हैं गोल्डन पीरियड था इनके लिए। और इनमें गोल्डन पीरियड के साथ साथ कंपनी बीच में काफी नुकसान झेल रही थी, वहां प्रॉफिट थोड़ी सी बुकिंग करती है। नुकसान के पीछे रीजन क्या था? नुकसान के पीछे रीजन कब से आ रही है? कंपनी 2017 से नुकसान बुक कर रही है, कब तक? 2023 तक। लेकिन प्रॉफिट कमाने के टाइम कब आई? अब ऐसा क्या हो गया भाई, उस टाइम जितनी प्रॉफिट कम सिनेमा बनाते थे, क्या फ्लॉप हो गई? क्या कमा तो रही होगी शायद, लेकिन ये डेटाबेस कुछ अलग कहता है। जो ऐसा दिखता है वो शायद यहाँ पे नहीं दिखता, जो सुनने में आता है वो यहाँ पे नहीं दिखता, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास काफी बेटर नहीं है। तब भी परसेंटेज वाइज ठीक ठाक कहती है। उसको भी हम अगले पड़ाव में एक परसेंटेज वाइज लेके आएंगे कि आखिर टोटल सेल्स के बेसिस पे कंपनी नेट इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम कितना कम जनरेट करती है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टोटल रिवेन्यू बेस।
इसके अलावा यदि बैलेंस शीट की फिगरों को देखें, उससे पहले रिस्क फैक्टर, इस कंपनी का रिस्क फैक्टर कितना 78 दिन की बात कहती है। दूसरी कड़ी में ये कहती है जो बैलेंस शीट में जो कर्ज का सिचुएशन था वो नियर अबाउट कम होती नजर आती है, और उस सिचुएशन में बैलेंस शीट जो वेट था वो घटती नजर आती है। कई बार कुछ अच्छी बातें करते, कई बार कुछ कमी की बातें करते। आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे फिक्स एसेट्स में 5 करोड़ तक की गिरावट दर्ज करती है, और इसको कंक्लूसिव डेटा हमारे सामने ये दिखा कि ओवरऑल यदि हम नेट इनकम मार्जिन को 12 महीने के डेटाबेस के माने तो कितनी कमाती है कंपनी? कंपनी का नेट इनकम मार्जिन 0% पे बैठ जाती है, नील बट्टा नील पे। जबकि रिस्क कितना था इसका? 26% की रिस्क लेकर के 26% इनकी प्रोडक्टिविटी में रिस्क लगा हुआ है, टोटल सेल्स के बेसिस पे, और प्रॉफिट के आंकड़ा के बेसिस पे तो 365% से ज्यादा की बात कहती है भाई, बहुत ज्यादा परसेंटेज की बात कहती है। आइए इसको भी जरा हम ईयर या नए बेसिस का ग्रोथ करें। ईयर और नए बेसिस में ग्रोथ में क्या हुआ? सेल्स में गिरावट, प्रॉफिट में गिरावट, स्टॉक प्राइस में गिरावट, रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट। तो आखिर इनमें कंक्लूसिव क्या डेटा निकल के आती है, जहां पे जिसमें एफआई भी बैठी है अपनी पोजीशन 18% से ज्यादा होल्ड करके, और आम पब्लिक में तो काफी सारी कंपनीज हैं। इस कंपनी को अल्टीमेटली ये कह सकते हैं, ये कंपनी किसकी है? बालाजी टेलीफिल्म, तो कह सकते हैं अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आज हम भी ये चीज जान रहे थे कि ये पहले कंपनी बालाजी टेली, इसमें प्रमोटर ग्रुप कौन था? प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो एकता कपूर की बात कहती हैं, शोभा कपूर, ये सब प्रमोटर थे। वो सब बेच के आजकल इसमें देखने को मिलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग कितना है? 24%। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बेटर रिजल्ट कर सकती है क्या ऐसा? जबकि अदर कोई नहीं है, केवल आम निवेशक ही हैं इस कंपनी में। अल्टीमेटली क्या है? रिलायंस की कंपनी है बालाजी टेलीफिल्म्स, जिसको हम ये कह सकते हैं जियो जियोज बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, क्योंकि जियो इज अ ब्रांड। हम रिलायंस की बजाय जियो यूज करते हैं क्योंकि वो एक यूनिक वर्ड हो चुका है, इनका ब्रांड हो चुका है। चलिए इनको हम जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश कर रहे थे मीडिया एंटरटेनमेंट की कंपनी को, जहां पे हमने ये भी देखा कि जाके निवेशकों को लेकर कुछ देती लेती है, तो 2021 के बाद उन्होंने कुछ दिया लिया नहीं। इसके रिवेन्यू मॉडल में देखा गया कि इनके सेल्स में गिरावट थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि था, नेट प्रॉफिट मार्जिन में डबल की रफ्तार से डबल डिजिट में चली गई थी, जो कि सिंगल डिजिट में हुआ करता था। पिछले कुछ सालों के डेटाबेस में तो उतनी बड़ी तगड़ी जंप नहीं था 10 सालों में, लेकिन अब जाकर लगती है कि मार्केट यहाँ से नई रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाएगी, क्योंकि रिलायंस ने कब इनका स्टेक लिया था? ये तो 2021 की डेटाबेस से बात कर रही है। ईयरली बेस बात करें 2000, तो स्टेक इनके पास कब ट्रांसफर होती है रिलायंस के पास? और नियरली यदि देखा जाए तो रिलायंस के पास शिफ्ट होती है 2019 में। 2019 से इसका मालिकाना हक किसके पास है? अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इसका मालिकाना हक बनती है। 24% से ज़्यादा की होल्डिंग इनके पास है। कोई भी बल्क डील नहीं सामने नहीं आता। कंक्लूजन कहता है इसको लेकर के, जबकि पीयर्स में सन टीवीज, पीवीआर, जी एंटरटेनमेंट जैसे कंपनी शामिल, और बालाजी में सबसे ज़्यादा क्राउड कहती है। शायद इसके क्राउड के पीछे वही वजह हो सकता है कि जियो जिसके अंदर अपनी इंटरटेनमेंट करती है, तो जियो के इसमें कुछ अच्छी बातें तो बिल्कुल शामिल करता है, जहाँ पे डेट्स फ्री की बात कहती है, इम्प्रूविंग द रेट कहती है, वर्किंग कैपिटल की बात कहती है, तो ऑब्वियसली होना ही था। तो क्या आने वाले समय में बेटर रिजल्ट कह सकती है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया की बादशाह कौन है दुनिया में? अभी इंडिया की बात करूं तो वही साहब, वही साहब, वही साहब, वही साहब, तो वही साहब की कुछ नई पहल, जो कि क्या दिखाता है? वो दर्शाती है। जबकि मैनेजमेंट में क्या क्या दिखा? मैनेजमेंट हमने देखा कि इनके पास वही पुराने मैनेजमेंट हैं, लेकिन स्टेक कुछ ना कुछ उन्होंने कहाँ पे चला गया? अल्टीमेटली कुछ बड़े प्लेयर के पास चली गई। जबकि पीयर्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कुछ और कहती है नेटवर्क 18 इनका खुद का है, सारे गामा से कंपेयर किया। इस कंपेयर करने के अलग अलग तरीके हैं। एक रेवेन्यू बेस पे कंपेयर करता है, और एक कंपेयर करता है मार्केट कैप के बेस पे। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। और यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करते हैं। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और जो डेटा बेस होता है उसी के डेटा बेस पे
एक सिंगल सी गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं और वो गोल्डन रूल कहता है मार्केट को लेकर के, जो हमेशा सबको चाहिए पैसे और सबको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक के पॉकेट से निकलना है, दूसरे के पॉकेट में सेटअप करना है। तो गोल्डन रूल कहता है जब भी आप जीरो बेस पे लेते हैं, तो जब आप लंबे पीरियड के लिए सोचते हैं ना, तो इसमें केवल 2 चीज़ को ध्यान रखिए, फंडामेंटल होना चाहिए बेटर और फ्यूचरिस्टिक्स होनी चाहिए, कंपनी का ग्रोथ लेवल होना चाहिए। दूसरी तरफ यदि आप शॉर्ट टर्म देखते हैं तो एसएल का यूज करना की आदत डालनी पड़ेगी और बुकिंग करने की भी सिचुएशन डालनी पड़ेगी। उसमें परसेंटेज जो होगा वो ट्रेंडिंग वेव के हिसाब से हो सकता डिसाइड किया जाएगा। तो आपके पैसे भी खुद के लगे हैं तो डिसीजन भी खुद लेंगे, प्रिंसिपल भी खुद का होगा, तो शायद बेटर अगले रिटर्न के लिए आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, बेटर रिस्क के साथ बेटर रिवार्ड भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए कहते हैं, हम सिंपल सी कहावत कहते हैं, जो कोई ऐसे भी जो 5% 10% रिस्क लेकर के रात भर नहीं सो पाता, और कोई देखिए 0% मार्जिन पे भी अपनी कंपनी को रन करके 26% की रिस्क लेकर के कामकाज कर रही है। कौन? उसी कंपनी के डेटा की बात कर रहा हूं। हमने चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटली स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश किया है। मिलेंगे तब तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।